बहमनी साम्राज्य की शुरुआत अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी और उसने स्वयं को सुल्तान-ए-बहमन कहकर एक नई सत्ता की घोषणा की। बहमनी शासकों की सबसे प्रमुख उपाधि सुल्तान रही, जो उन्हें इस्लामी सत्ता और अधिकार का प्रतीक बनाती थी। लेकिन केवल सुल्तान तक ही वे सीमित नहीं रहे, बल्कि समय समय पर उन्होंने और भी उपाधियां धारण की। अहमद शाह बहमनी प्रथम को वली की उपाधि मिली क्योंकि वह सूफी संतों और धार्मिक जीवन के प्रति अत्यंत श्रद्धावान था। उसका दरबार केवल सत्ता का नहीं बल्कि धार्मिक समन्वय का प्रतीक था। फिरोज शाह बहमनी को विद्वान सुल्तान कहा गया क्योंकि वह कई भाषाओं का ज्ञाता था और ज्ञान का संरक्षक था। वहीं महमूद गवा जैसे वजीर के संरक्षण में मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल को ज्ञान और संस्कृति का स्वर्ण युग कहा गया। बहमनी शासकों ने अपनी सत्ता को वैध ठहराने और उसे मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का भी उपयोग किया। वे केवल दक्कन के स्थानीय मुस्लिम अमीरों के साथ ही नहीं, बल्कि विदेशी तुर्क और फारसी अमीरों से भी विवाह संबंध बनाते थे। इस तरह से वे दरबार में विदेशी गुट आफाकी का समर्थन पाते और साम्राज्य को पश्चिम एशिया से जोड़ते। कुछ बहमनी शासकों ने दक्कन के हिंदू सरदारों की पुत्रियों से भी विवाह किया, जिससे स्थानीय समाज में उनका स्थान मजबूत हुआ और दक्कनी गुट उनके करीब आया। इस प्रकार वैवाहिक संबंध बहमनी राजनीति का एक महत्वपूर्ण साधन बने। अब यदि हम विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों की बात करें तो बहमनी दरबार उनके लिए अत्यंत आकर्षण का केंद्र था। फारसी इतिहासकार फिरिश्ता ने अपनी प्रसिद्ध कृति तारीख-ए-फिरिश्ता में बहमनी साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया। उसने बहमनी शासकों के चरित्र, उनके युद्ध, उनके सांस्कृतिक कार्य और उनके पतन की गाथा को क्रमबद्ध रूप से लिखा। अरब और फारसी व्यापारी अक्सर बहमनी राज्य में आया जाया करते थे। उनके विवरणों से हमें पता चलता है कि बहमनी साम्राज्य समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। घोड़े, मोती, मसाले और वस्त्र का व्यापार अरब देशों से होता था। अरब यात्री ये देखकर चकित होते थे कि बीदर और गुलबर्गा जैसे नगरों में कला और स्थापत्य की कितनी समृद्ध परंपरा है। कुछ यूरोपीय यात्री भी इस समय भारत आए और उन्होंने दक्षिण भारत की शक्ति संरचना का विवरण किया। पुर्तगालियों के आने से पहले अरब व्यापारी ही समुद्री व्यापार पर प्रभुत्व रखते थे और वे बहमनी साम्राज्य के बंदरगाहों से होकर गुजरते थे। विदेशी यात्रियों ने बहमनी समाज के बारे में भी लिखा। उन्होंने बताया कि यहाँ दरबार फारसी भाषा और रीति रिवाजों से प्रभावित था, लेकिन आम जनता में दक्कनी संस्कृति प्रबल थी। यहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक मेलजोल था। सूफी दरगाहों पर सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते थे। ये बहमनी साम्राज्य की धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक समन्वय का प्रमाण था। विदेशी लेखकों ने ये भी लिखा कि बहमनी शासक अपनी शक्ति और वैभव दिखाने के लिए भव्य महलों, विशाल मस्जिदों और मजबूत किलों का निर्माण कराते थे। दरबार में संगीत और नृत्य का आयोजन होता था। वहीं दूसरी ओर युद्ध की तैयारी और सैन्य अनुशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण था। इस प्रकार बहमनी वंश के शासक केवल तलवार के बल पर शासन नहीं करते थे, बल्कि उपाधियों, वैवाहिक संबंधों और विदेशी यात्रियों की दृष्टि में अपनी सांस्कृतिक छवि भी गढ़ते थे। यही कारण है कि उनका साम्राज्य लंबे समय तक दक्षिण भारत की राजनीति और संस्कृति में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा। समय धीरे धीरे बदल रहा था और वह बहमनी साम्राज्य जो कभी अलाउद्दीन बहमन शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय, फिरोज शाह और अहमद शाह वली जैसे शक्तिशाली शासकों के हाथों में अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था, अब अपने ढलते हुए युग में प्रवेश कर चुका था। महमूद गवा जैसे महान वजीर की हत्या के बाद साम्राज्य की रीढ़ मानो टूट गई थी। उसके बाद से ही दरबार में लगातार दक्कनी, स्थानीय दक्कन के मुस्लिम वंशज और आफाकी विदेश से आए फारसी तुर्क अमीर गुटों के बीच टकराव बढ़ता गया। ये गुटबाजी किसी एक शासक को लंबे समय तक स्थिर शासन करने नहीं देती थी। महमूद शाह तृतीय 1463-1482 के समय तक साम्राज्य की स्थिति कुछ हद तक स्थिर बनी रही, लेकिन उसके बाद जो शासक गद्दी पर आए वे अधिकतर नाम मात्र के सुल्तान थे। सत्ता वास्तविकता में अमीरों और सरदारों के हाथ में पहुंच गई थी। दरबार की राजनीति षड्यंत्रों से भरी थी, जहां हर अमीर अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ था। गुलबर्गा से राजधानी को बीदर ले जाया गया था, लेकिन राजधानी का वैभव और उसकी शक्ति अब पहले जैसी न रही। 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी की शुरुआत तक बहमनी साम्राज्य बुरी तरह कमजोर हो चुका था।
अब वह स्थिति आ गई थी कि बड़े बड़े प्रांतों के गवर्नर स्वयं को स्वतंत्र मानने लगे। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर और बेरार, ये 5 बड़े प्रांत धीरे धीरे स्वतंत्र सल्तनतों में बदल गए। 1490 में मलिक अहमद ने अहमदनगर सल्तनत की नींव रखी, जो निजाम शाही कहलाई। उसी वर्ष यूसुफ आदिल शाह ने बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत की स्थापना की। इमरान कुतुब शाह ने गोलकुंडा कुतुब शाही सल्तनत बनाई। कासिम बरिद ने बिदर में बरिद शाही सल्तनत खड़ी की और इमादुल मुल्क ने बेरार सल्तनत की स्थापना की। इस तरह 1490 के बाद बहमनी साम्राज्य व्यवहारिक रूप से टूट चुका था। हालांकि कुछ नाम मात्र के बहमनी सुल्तान अभी भी बीदर में बने रहे, लेकिन वे केवल कठपुतली थे। वास्तविक शक्ति अब बरिद शाही के हाथों में थी। इन शासकों की हालत इतनी कमजोर थी कि उन्हें अमीरों की अनुमति के बिना कोई बड़ा निर्णय लेने का अधिकार भी नहीं था। धीरे धीरे उनकी स्थिति केवल नाम और उपाधि तक सीमित रह गई। विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों ने लिखा है कि पतन के समय बहमनी दरबार पहले की चमक दमक खो चुका था। वहां जहां कभी ज्ञान, संगीत और स्थापत्य की चर्चा होती थी, अब षड्यंत्र और छोटे छोटे गुटों की लड़ाई होती थी। सैनिक अनुशासन भी ढीला पड़ गया था। अमीर अपनी अपनी सेनाएं रखते थे और केंद्र की शक्ति का लोप हो चुका था। अंततः 1587 में बहमनी वंश का पूरी तरह अंत हो गया। बीदर में अंतिम सुल्तान केवल नामात्र का शासक था और वास्तविक सत्ता बरिद शाही के अधीन थी। 5 दक्कनी सल्तनतें पूरी तरह स्वतंत्र हो गई थी। इस तरह वह साम्राज्य जो कभी पूरे दक्कन पर छाया था और जिसने दक्षिण भारत की राजनीति, संस्कृति और धर्म को गहराई से प्रभावित किया था, एक ऐतिहासिक गाथा बन गया। बहमनी वंश का पतन केवल एक साम्राज्य का अंत नहीं था, बल्कि ये दक्कन में एक नए युग की शुरुआत थी। अब दक्कन की राजनीति 5 स्वतंत्र सल्तनतों के इर्द गिर्द घूमने लगी। यही सल्तनतें आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य से भिड़ी और तालिकोटा के प्रसिद्ध युद्ध 1565 में इतिहास रचा। इस तरह बहमनी वंश की गाथा उदय से उत्कर्ष और फिर पतन तक पहुंची। उसने दक्षिण भारत को फारसी संस्कृति, स्थापत्य, धार्मिक समन्वय और समुद्री व्यापार से जोड़ा। उसका योगदान केवल सत्ता तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने दक्कन की पहचान और वहां की संस्कृति को नई दिशा दी। जब किसी साम्राज्य का उदय और पतन होता है तो उसकी सबसे अमर विरासत उसके बनाए हुए किले, उसकी मस्जिदें, उसके बाग बगीचे और उसके द्वारा प्रोत्साहित कला साहित्य होते हैं। बहमनी वंश भी इस दृष्टि से इतिहास में विशेष स्थान रखता है। यद्यपि उसका राजनीतिक जीवन 5 शताब्दियों से भी कम का था, किंतु उसकी सांस्कृतिक और स्थापत्यिक देन ने दक्कन की आत्मा को गहराई तक प्रभावित किया। गुलबर्गा, जो आरंभिक राजधानी थी, बहमनी स्थापत्य का पहला केंद्र बना। अलाउद्दीन बहमन शाह ने यहाँ भव्य किला और कई इमारतें बनवाईं। गुलबर्गा मस्जिद अपनी विशालता और सरल फारसी स्थापत्य शैली के लिए आज भी प्रसिद्ध है। यह मस्जिद बिना किसी आंगन के बनाई गई थी और उसमें बड़े बड़े गुंबद तथा मेहराबें थीं, जो उस समय की वास्तुकला की महानता दर्शाती है। बाद में जब राजधानी को बीदर स्थानांतरित किया गया तो स्थापत्य का एक नया अध्याय खुला। बीदर को बागों का शहर कहा जाने लगा। यहाँ के महलों की दीवारों पर नीली टाइलों का प्रयोग किया गया, जिसे बिदरी कला कहा गया। यही कला आगे चलकर धातु कला में परिवर्तित हुई और बिदरी वक्त नाम से विश्वविख्यात हुई। इस कला में चांदी की नक्काशी से धातु पर सुंदर डिजाइन बनाए जाते थे, जो आज भी हस्तशिल्प की उत्कृष्ट परंपरा माने जाते हैं। बहमनी शासक स्थापत्य में केवल मस्जिदें और किले ही नहीं बनवाते थे, बल्कि वे शिक्षा और ज्ञान के केंद्र भी स्थापित करते थे। बीदर में महान मदरसा यानी महमूद गवा का मदरसा फारसी स्थापत्य का एक अद्भुत नमूना है। इसकी ऊंची मीनारें, रंगीन टाइलों से सजी दीवारें और विशाल प्रांगण आज भी उस युग के ज्ञान प्रेम और स्थापत्य कौशल की गवाही देती है। यह मदरसा उस समय की सबसे बड़ी शिक्षण संस्थाओं में से एक था, जहां गणित, खगोलशास्त्र, दर्शन और इस्लामी धर्मशास्त्र पढ़ाए जाते थे। साहित्यिक दृष्टि से बहमनी वंश ने फारसी और दक्कनी साहित्य दोनों को प्रोत्साहित किया। दरबार में फारसी भाषा का प्रभुत्व था। फिरोज शाह बहमनी स्वयं कई भाषाओं का ज्ञाता था और उसने साहित्यकारों को विशेष संरक्षण दिया। फारसी कवि और इतिहासकार बहमनी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। वहीं दूसरी ओर दक्कनी उर्दू का उदय भी इसी समय हुआ।
दरबार और सैनिक जीवन में जब स्थानीय दक्कनी बोलियां और फारसी तुर्की भाषा आपस में मिली, तब एक नई भाषा दक्कनी उर्दू का स्वरूप उभरा, जो आगे चलकर दक्षिण भारत की साहित्यिक धारा बनी। धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में बहमनी शासकों ने सूफी संतों का बड़ा सम्मान किया। अहमद शाह वली स्वयं सूफी परंपरा से प्रभावित था और उसकी दरगाह पर आज भी हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ इकट्ठा होते हैं। बहमनी दरबार में सूफी संगीत, कव्वाली और धार्मिक काव्य का भी विकास हुआ। इस प्रकार बहमनी साम्राज्य धार्मिक समन्वय का प्रतीक बना। बहमनी स्थापत्य में गुंबद, मेहराब और मीनारें तो मुख्य रूप से फारसी शैली की थी, लेकिन स्थानीय भारतीय शिल्पियों ने इसमें अपनी परंपरा का स्पर्श भी दिया। इसलिए बहमनी इमारतें भारतीय फारसी मिश्रण का आदर्श उदाहरण मानी जाती है। विदेशी यात्रियों ने लिखा है कि बहमनी शहरों में बाजार रंग बिरंगे रहते थे। मसालों, वस्त्रों और धातु कलाओं का व्यापार दूर दूर तक होता था। विशेषकर बिदरी वक और दक्कनी कपड़े विदेशी बाजारों में बड़ी मांग रखते थे। बहमनी साम्राज्य ने इस प्रकार दक्षिण भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क से जोड़ा। इस तरह बहमनी वंश की सांस्कृतिक और स्थापत्यिक धरोहर आज भी जीवित है। भले ही उसका राजनीतिक साम्राज्य 5 शताब्दियों पहले समाप्त हो गया, लेकिन उसकी कला, साहित्य, स्थापत्य और धार्मिक सहिष्णुता आज भी दक्कन की आत्मा में बसी हुई है। बहमनी शासकों ने जो बीज बोया था, वही बाद में दक्कन की सल्तनतों और मुगल दक्कनी संस्कृति का आधार बना। बहमनी वंश की गाथा एक उदय, उत्कर्ष और अंत की कहानी है। 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा में अपने साम्राज्य की नींव रखी और दक्षिण भारत में मुस्लिम शासन की एक नई पहचान दी। प्रारंभिक वर्षों में उसने साम्राज्य की स्थिरता, प्रशासनिक संरचना और सेना के संगठन पर ध्यान केंद्रित किया। उसका सपना था एक मजबूत और संगठित राज्य, जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रबल हो। इसके बाद आए अहमद शाह बहमनी प्रथम, फिरोज शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय और अहमद शाह वली जैसे शासक। उन्होंने साम्राज्य को अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया। बीदर और गुलबर्गा की भव्य इमारतें, मस्जिदें, महल, मदरसे और बाजारें समय की कहानी कहती है। महमूद गवा जैसे वजीर ने प्रशासनिक, सैन्य और आर्थिक सुधारों के माध्यम से साम्राज्य की रीढ़ को मजबूत किया। उनके प्रयासों से बहमनी साम्राज्य ने दक्कन में अपनी शक्ति स्थापित की और विजयनगर जैसे साम्राज्यों के साथ संतुलन बनाए रखा। राजनीतिक दृष्टि से बहमनी वंश ने दक्षिण भारत में कई युद्ध लड़े। विजयनगर के साथ लगातार संघर्ष, पश्चिमी तट के व्यापारिक मार्गों पर अधिकार और आंतरिक विद्रोह, इन सब ने उन्हें सतत चुनौती दी। युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और दूरदर्शिता का भी था। कई बार बहमनी सुल्तान विजयनगर को पराजित कर आगे बढ़े, तो कई बार विजयनगर ने उनकी सेना को पीछे धकेला। इस संघर्ष ने दक्कन की राजनीति में संतुलन बनाए रखा और इसे एक स्थायी शक्ति संरचना दी। सांस्कृतिक और स्थापत्य दृष्टि से बहमनी वंश ने अद्भुत धरोहर छोड़ी। गुलबर्गा और बीदर के महल, मस्जिदें, टाइल कला, बिदरी वक्त, मदरसे और धार्मिक केंद्र आज भी उनकी प्रतिभा और दृष्टि के प्रमाण हैं। उन्होंने फारसी और दक्कनी साहित्य का संरक्षण किया, सूफी परंपरा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जिससे दक्कन में सामाजिक सांस्कृतिक सामंजस्य बना। उनके द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थान विद्वानों और छात्रों के लिए प्रकाश का केंद्र बने। आर्थिक दृष्टि से बहमनी साम्राज्य ने व्यापार, कर प्रणाली और मुद्रा की स्थिरता बनाए रखी। उनके सोने, चांदी और तांबे के सिक्के पूरे दक्कन में प्रचलित थे। समुद्री और आंतरिक व्यापार ने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया, परंतु राजनीतिक दृष्टि से उनका पतन अंततः आंतरिक संघर्षों और गुटबाजी के कारण हुआ। महमूद गवा की मृत्यु ने साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। दक्कनी और आफाकी गुटों का संघर्ष गहरा हो गया। प्रांतीय गवर्नरों ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता घोषित की। 1490 ई के बाद बहमनी साम्राज्य 5 प्रमुख सल्तनतों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार और बिदर में विभाजित हो गया। 1527 ई तक बहमनी वंश का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो गया। यद्यपि उनका साम्राज्य समाप्त हुआ, लेकिन उनकी सांस्कृतिक, स्थापत्य और साहित्यिक देन आज भी जीवित है। बीदर और गुलबर्गा की मस्जिदें, महल, मदरसे और बिदरी कला उनके वैभव की कहानी सुनाती है। बहमनी वंश ने दक्कन में जो स्थापत्य, शिक्षा और साहित्यिक परंपरा स्थापित की,
वही बाद की दक्कनी सल्तनतों और मुगल दक्कनी संस्कृति का आधार बनी। इस प्रकार बहमनी वंश न केवल एक राजनीतिक शक्ति के रूप में याद किया जाता है, बल्कि वह दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, साहित्यिक और स्थापत्यिक धरोहर में भी अमूल्य योगदान करता है। उनके उदय, उत्कर्ष और पतन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्ता और शक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु संस्कृति, ज्ञान और कला की देन अमर होती है। बहमनी वंश ने दक्कन की धरती पर जो छाप छोड़ी, वह आज भी भारतीय इतिहास में एक उज्ज्वल अध्याय के रूप में जीवित है। उनका नाम केवल सत्ता के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए भी हमेशा स्मरणीय रहेगा।